हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है, इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते। आपका क्वेश्चन हो जाता है, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो शिक्षक डायरी, इसमें समझ लेते हैं। शिक्षक डायरी से आशय उस अभिलेख से है जिसमें एक शिक्षक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर करता है। इसमें हो जाता है वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रखता है। समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। शिक्षण विधियों का उल्लेख होता है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। छात्रों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। यानी प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। समस्यात्मक बालकों की सूची रहती है। इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। ये शिक्षक के कार्यों का दर्पण है। विद्यालय श्रेणीकरण की वर्तमान व्यवस्था बताएं। तो इसमें श्रेणीकरण के बिंदु अंक: भौतिक परिवेश 5, सामुदायिक सहभागिता 5, नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत 15, शिक्षण का स्तर 20, सत्र परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर तो 55 हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है, विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य दायित्व बताइए। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यदायित्व RTE 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना, 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आएं यह सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में बताना, 3 साल हेतु विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, ड्रॉप्ड आउट बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, विद्यालयों में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्यों एवं यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मात्र शिक्षक संघ के उद्देश्य बताएं। माना जाता है कि बच्चों के सबसे करीब उसकी माँ होती है। बच्चे की माँ जितने करीब बच्चे के होती है उतना पिता करीब नहीं होते हैं। इसी उद्देश्य से विद्यालय में मात्र शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की जाती है। मात्र शिक्षक संघ के उद्देश्य: बालिका शिक्षा पर बल देना, बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बच्चे साफ सुथरे ढंग से विद्यालय आए, बच्चों की वेशभूषा स्वच्छ हो। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का कार्य बताएं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है: क्रियात्मक शोध की व्यवस्था, प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का विकास करना, शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का विकास, विशिष्ट के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का विकास, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करना। ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य बताएं। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्य हो जाते हैं, विज्ञान एवं गणित से संबंधित समस्याओं पर क्रियात्मक शोध की व्यवस्था, विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों प्रशिक्षण दिलाना, उच्च प्राथमिक विज्ञान एवं गणित की पाठ्यपुस्तकों का लेखन, विज्ञान एवं गणित से संबंधित कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन करना। एक आदर्श विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो एक आदर्श विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। विद्यालय का बाह्य एवं शैक्षिक परिवेश बच्चों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भय रहित होना चाहिए। विद्यालय का परिवेश जीवंत होना चाहिए।
शिक्षा बाल केंद्रित, रुचिपूर्ण तथा क्रिया आधारित होनी चाहिए। अध्यापक अपने आचार व्यवहार से बच्चों के सामने आदर्श व्यक्तित्व रखें। बच्चों के प्रगति का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं बच्चों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है, इसमें देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विद्यालय एक संस्था है। किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक पदाधिकारी की आवश्यकता होती है। ये पदाधिकारी विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक यदि विद्यालय की धुरी है तो विद्यालय के बच्चे एक महत्वपूर्ण इकाई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयी क्रियाकलाप का सुचारू रूप से संचालन प्रधानाध्यापक का दायित्व है। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका नीचे दी गई है। शैक्षिक दायित्व, अध्यापन, मूल्यांकन, प्रशासनिक दायित्व, शिक्षकों का कार्य विभाजन, विद्यालय का प्रशासन, आर्थिक दायित्व, वेतन संबंधी कार्य, छात्रवृत्ति संबंधी कार्य, अन्य आर्थिक कार्य हो जाते हैं। सामुदायिक सहयोग संबंधी कार्य, तो अभिभावकों से सहयोग, अधिकारियों से संपर्क, ग्राम शिक्षा समिति से संपर्क। शिक्षकों की भूमिका, शिक्षक प्रधानाध्यापक का सहयोगी होता है। प्रधानाध्यापक के निर्देशन में शिक्षक कार्य करता है। प्रधानाध्यापक की सफलता एवं आदर्श विद्यालय की कोटि में विद्यालय को पहुंचाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षकों का दायित्व इस प्रकार है, अपने ज्ञान को अद्यतन करना, साथ ही शिक्षकों के साथ अपने अनुभव तथा समस्याएं बांटना। उसके बाद आपका हो जाता है नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करना, गतिविधियों का सहायक सामग्री से संबंधी नवाचार व अपने विचारों का आदान प्रदान करना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की योजना बनाना। बच्चों की भूमिका, बच्चे विभिन्न प्रकार से विद्यालय प्रबंध में सहायता करते हैं। कक्षा में शिक्षक की सहायता करना, कक्षा की बैठक व्यवस्था में सहयोग करना, विद्यालय की साफ सफाई व साज सज्जा में सहायता कर सकते हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे विषयों में जागरूक कर सकते हैं। कक्षा को साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं, यानी कक्षा की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। वृक्षारोपण कार्य भी कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तथा वित्तीय संसाधन का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख संसाधनों का वर्णन इस प्रकार हो जाता है। भौतिक संसाधन में देखिए क्या क्या आते हैं, विद्यालय भवन, साज सज्जा, उपकरण, ये सब भौतिक संसाधन में आ जाते हैं। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं, तो प्रधानाध्यापक, बच्चे, समुदाय, ये किस में आ जाते हैं, तो मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। उसके बाद वित्तीय संसाधन में तो विद्यालयों को प्राप्त होने वाली धनराशि सरकारी या समुदाय द्वारा। भौतिक संसाधन तो बालक घर के सहज, सुरक्षित एवं आत्मीय वातावरण से निकलकर विद्यालय में आता है। अतः यह अत्यंत जरूरी है कि विद्यालय भवन एवं उसका संपूर्ण परिवेश सहज और आकर्षक हो, जो बालकों के मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डाले। अतः इस संबंध में निम्नवत बातें ध्यान रखने योग्य हैं। विद्यालय की स्थिति, विद्यालय जाना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अतः विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे बच्चे वहां आसानी से पहुंच सकें। विद्यालय के आसपास शोरगुल का वातावरण नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय प्रांगण। विद्यालय प्रांगण में निम्न बातें होनी चाहिए। शिक्षक कक्षा यानी शिक्षक कक्ष, व्यायाम कक्ष, शिक्षण कक्ष तथा बरामदा होना चाहिए। बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास हेतु खेल का मैदान होना चाहिए। बच्चों हेतु शुद्ध एवं स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। कक्षों में खुली हवा तथा रोशनी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। विद्यालय उपकरण, तो विद्यालय में शिक्षकों के लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। टाट पट्टी की व्यवस्था छात्रों के लिए अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र, ग्लोब की आवश्यकता होती है। इसकी पूरी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। शिक्षण हेतु आवश्यक TLM होना आवश्यक है। साज सज्जा, विद्यालय की साज सज्जा के लिए दीवारों पर महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। आदर्श वाक्य सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण होना चाहिए। मानवीय संसाधन, तो मानवीय संसाधन में देखिए शिक्षक हो जाते हैं। शिक्षक की यानी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञानवर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि हो जाते हैं। वित्तीय संसाधन। विद्यालय किस प्रकार वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करता है, यह राजकीय नियमों विनियमों से प्रतिबंधित होता है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय के लिए शैक्षिक सत्र के आरंभ में 2000 रुपए की धनराशि विद्यालय विकास अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार 5000 रुपए सामग्री क्रय के लिए तथा 500 रुपए की धनराशि TLM तैयार करने के लिए दी जाती है। प्राप्ति और व्यय संबंधित अभिलेखों का उचित रखरखाव होना आवश्यक है। समेकित शिक्षा क्या है, इसके प्रमुख दायित्वों को बताएं तो समेकित शिक्षा से आशय हो जाता है। समेकित शिक्षा वो शिक्षा जिसमें विकलांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं सामान्य बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जिले के जिला समन्वयक समेकित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था करते हैं। समेकित शिक्षा जिला समन्वयक के प्रमुख कार्य: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु उपकरण की व्यवस्था करना, अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डाइट मेंटर किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। डाइट संकाय के सदस्य होते हैं। प्रत्येक डाइट मेंटर को निरीक्षण हेतु विकासखंड ब्लॉक आवंटित किया जाता है। डाइट मेंटर का कार्य ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करना, विद्यालय में मौजूद कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना, बालिका शिक्षा हेतु समुदाय को जागरूक करना, कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक एवं मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, खेल विधि आधारित शिक्षण प्रदान करने हेतु बल देना, ड्रॉप्ड आउट बच्चों का चयन करके उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ते हेतु सलाह देना। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु समर्थन प्रदान करना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने एवं उसके प्रयोगों हेतु समर्थन प्रदान करना, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रशासनिक ढांचा तथा अकादमिक तंत्र की रूपरेखा बनाएं अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के विभागों के नाम बताएं तो इसमें सचिवालय बेसिक शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, निदेशालय बेसिक शिक्षा, निदेशालय साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद, संयुक्त शिक्षा निदेशालय मंडल, सहायक शिक्षा निदेशक मंडल, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अकादमिक तंत्र राज्य स्तर पर। अब आपका हो जाता है, इसमें देख लेते हैं SCERT लखनऊ राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान और आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये सब किससे तो डाइट और ये इलाहाबाद है ना, सीमेट। अग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, मनोविज्ञान शाला, जिला परियोजना कार्यालय BRC NPRC, ये सब आपके हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये विद्यालय हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। विद्यार्थी अभिलेख का महत्व तथा प्रकार स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी अभिलेख का महत्व: प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वो अपने प्रत्येक विद्यार्थी का ठीक और पूर्ण विवरण तैयार करें, जिससे समय समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में अभिभावकों को अवगत कराया जा सके। विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी विभाग को भेजने के लिए भी अभिलेखों की आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रगति एवं किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में भी विद्यालयी अभिलेख हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना।
अभिलेखों के प्रकार सामान्य अभिलेख, लॉग बुक, अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, मातृ शिक्षक संघ, एमटीए तथा ग्राम शिक्षा समिति पंजिका आदि। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिनी, मध्याह्न भोजन पंजिका ये हो जाते हैं। छात्रों से संबंधित अभिलेख, छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश अभिलेख, प्रगति अभिलेख, पुस्तक विवरण एवं छात्रवृत्ति विवरण, अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका ये हो जाते हैं। उपकरण संबंधित अभिलेख, अप्रयोज्य स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान के स्टॉक और जारी करने का रजिस्टर, वित्तीय अभिलेख, दैनिक रोकड़ बही, खाता बही ये हो जाते हैं। प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का वर्णन कीजिए अथवा प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख कीजिए। विद्यालयी अभिलेख, लॉग बुक विद्यालय की डायरी है। इसमें विद्यालय की विशेष घटनाओं, योजनाओं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय कार्य के घंटों, आने वाली तथा जाने वाली सूचनाओं का विवरण, निरीक्षण, अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण, विद्यालय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले विशेष कारणों आदि का विवरण दिया जाता है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, विद्यालय की प्रत्येक कक्षा का एक छात्र रजिस्टर होता है जिसमें उस कक्षा के छात्र छात्राओं के नाम लिखे होते हैं। यह रजिस्टर कक्षा अध्यापक के संरक्षण में रहता है। विद्यालय के प्रारंभ होने पर उसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसके लिए प्रार्थना के पश्चात करीब 10 मिनट का समय रखा जाता है। कक्षा अध्यापक प्रतिदिन अपनी कक्षा की उपस्थिति लेता है। प्रवेश रजिस्टर में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों का संपूर्ण विवरण होता है। बच्चे के प्रवेश पाने की तिथि, छात्र की क्रम संख्या, उसका नाम, पिता का व्यवसाय, पता और प्रवेश पाने वाले कक्षा आदि प्रवेश के दिन ही लेखबद्ध कर दिया जाता है। अध्यापक डायरी, अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है या उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। उसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का विवरण रहता है। इसमें पाठ्य वस्तु, उसका उद्देश्य, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। कैश बुक, इसको विद्यालय की रोकड़ बही कहते हैं। इसमें विद्यालय की सभी लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। इसमें सरकारी एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान आदि का भी उल्लेख किया जाता है। एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय हेतु समय सारणी बनाइए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देख सकते हैं, एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय हेतु समय चक्र विभाजन। कक्षा ये हो जाते हैं, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, हिंदी टी, हिंदी सुलेख श्रुत लेख, हिंदी सुलेख श्रुत लेख ये 1 से 5 तक के। तृतीय वादन देखिए, प्रथम वादन हो जाता है, द्वितीय अब तृतीय वादन में हिंदी अभ्यास कार्य एम, हिंदी अभ्यास कार्य एम, विज्ञान एम और उसके बाद आपका हो जाता है चतुर्थ वादन गणित अभ्यास कार्य एम और सामाजिक विषय ये आपका हो जाता है, और अंग्रेजी सामाजिक विषय और ये अंग्रेजी हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपका पंचम वादन गणित अभ्यास कार्य एम और गणित अभ्यास कार्य एम, मध्य अवकाश, यहाँ पे देखिए मध्य अवकाश हो जाता है। उसके बाद षष्ठम वादन व्याकरण कार्य हिंदी एम, हिंदी ये आपके यहाँ पे संस्कृत, ये हिंदी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। सप्तम वादन व्ययकार गणित एम और कार्य व्ययकार गणित एम, गणित टी। अष्टम वादन ये यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद ये खाली है। उसके बाद 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी तैयार कीजिए। तो प्रथम वादन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्लास हो जाता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर। फिर प्रथम वादन में देखिए कोई भी कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद द्वितीय वादन में आपका ये यहाँ पे सब हो जाता है सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी हो जाता है, हिंदी अभ्यासकार मौखिक T1, सामाजिक अध्ययन T2, सामाजिक अध्ययन T2। फिर गणित आपका हो जाता है तृतीय वादन में। और उसके बाद देखिए गणित में M
2 गणित, M2 हिंदी सुलेख श्रुतलेख, हिंदी सुलेख श्रुतलेख, हिंदी सुलेख श्रुतलेख, ये इस तरह से। फिर चतुर्थ वादन में हिंदी अभ्यासकार मौखिक T1 हिंदी, T1 कला कृषि कार, T2 विज्ञान, T2 विज्ञान, T2 ये मध्य अवकाश हो जाता है। पंचम वादन कार गणित T2, और ये आपका यहाँ पे देखिए आप इस तरह से अच्छे से इसको बना सकते हैं। पंचम वादन, षष्ठम वादन, सप्तम वादन और अष्टम वादन यहाँ पे, और मध्यावकाश इस तरह से, ठीक है ना। और संकेत T मतलब शिक्षक, M मतलब मॉनिटर हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T मतलब क्या हो जाता है, तो T मतलब टीचर और M मतलब मॉनिटर हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है जिला समन्वयक के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिला समन्वयक के कार्य, जिला समन्वयक के निम्नलिखित कार्य होते हैं: प्रशिक्षण एवं गुणात्मक विकास, BRC की मासिक बैठकों में प्रतिभाग कर ब्लॉक की शैक्षिक समस्याओं से अवगत होकर अपने स्तर से डाइट से समाधान कराते हैं। जनपद स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षणों के पूर्व शिक्षकों सभी स्तर के समन्वयकों के प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर प्रशिक्षण साहित्य विकसित करवाते हैं तथा समस्त प्रशिक्षणों में अपना सहयोग देते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है विद्यालय में शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग को सुनिश्चित करवाते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का बच्चों द्वारा उपयोग सुनिश्चित करवाते हैं। सामुदायिक सहभागिता से आशय है कि विद्यालय विकास संबंधी कार्यों में स्थानीय समाज की सक्रिय सहभागिता परिलक्षित हो। समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला समन्वयक निम्नलिखित कार्य करते हैं: शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघों को सक्रिय बनाते हैं जिससे विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। ग्राम शिक्षा समिति से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हैं। भौतिक सुविधाएं जुटाने के लिए समुदाय से आवश्यकता अनुसार सहायता एवं समर्थन प्राप्त करते हैं। बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समाधान करते हैं और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में जिला समन्वयकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। बालिका शिक्षा के लिए जिला समन्वयक निम्नलिखित कार्य करते हैं: बालिका शिक्षा से संबंधित दिए गए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय निर्देशों का विभिन्न स्तरों पर सूचना देना, बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए गतिविधियां निर्धारित करना, जनपद एवं राज्य के बीच कार्यक्रम सफल रूप से चलाने के लिए एक सेतु का कार्य करना, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय व शिक्षकों में जागरूकता तथा प्रशिक्षण सुगमता को देना यहाँ पे हो जाता है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा से आशय एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिला समन्वयक का दायित्व इस प्रकार है: प्रतिवर्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना बनाना, कार्यात्मक एवं औपचारिक मूल्यांकन उपकरण की व्यवस्था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलवाना। क्वेश्चन आपका हो जाता है संस्थागत योजना की आवश्यकता क्यों है? संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के कारण यह शैक्षणिक आयोजन को उचित दिशा प्रदान करता है। शिक्षकों की स्वतंत्रता तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा स्कूल की प्रगति के लिए साधनों के प्रयोग को निश्चित किया जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है इसमें छात्रों, अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिका को निश्चित किया जाता है। इसमें समस्या केंद्रित होने के कारण भी आवश्यक माना जाता है। विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है? विद्यालय प्रबंधन समिति ही विद्यालय के प्रबंध के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इस समिति सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रबंध बनाने के लिए कार्य करते हैं। इसमें विद्यालय की व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण बन जाती है क्योंकि प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों के समन्वय से ही स्थापित करने की प्रक्रिया, इसमें नियोजन, निर्देशन, नियुक्तियां, कार्य संपादन, मूल्यांकन आदि सभी चीजें आ जाती हैं जो प्रबंध समिति के सहयोग के अभाव में संभव नहीं है। शिक्षकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिकाएं मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के सरल प्रयोग, शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण बनाने के तरीके होते हैं जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा रुचिकर बनाने में सहायता मिलती है। अतः शिक्षक को शिक्षण से पहले शिक्षण संदर्शिकाओं का अध्ययन आवश्यक करना चाहिए। समय सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समय सारणी
बनाते समय जो बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको देख लेते हैं। और अथवा करके देखिए क्वेश्चन है, समय तालिका की विद्यालय में क्या क्या उपयोगिता है, इसे बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, समय तालिका की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। समय तालिका के माध्यम से ही यह ज्ञात होता है कि स्कूल के काम करने के घंटे कब प्रारंभ होते हैं, कब तक मध्य अवकाश होता है, एक शिक्षक के कितने पीरियड होते हैं, कौन शिक्षक क्या पढ़ाता है। इससे कार्य को नियमित तथा व्यवस्थित रूप दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, समय तालिका में विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर कालांश की व्यवस्था करनी चाहिए। समय तालिका के द्वारा कार्य का विभाजन किया जाता है तथा अतः कार्य के विभाजन में समरूपता इसे बनाते समय ही रखनी चाहिए। शिक्षकों की योग्यता तथा क्षमता को ध्यान में रखकर ही विषयों का कार्यभार समय तालिका में निश्चित करना चाहिए। इस तरह से हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का महत्व है। छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को दर्शाते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की संबंध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें मनोरंजन कार्यों की क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करें। इस तरह से आपका हो जाता है विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देख लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय में जगह जगह पर कूड़ेदान रखवा देने चाहिए। छात्रों को यह निर्देश देना चाहिए कि कूड़े या बच्चे भोजन को कूड़ेदान में ही डालें। छात्रों के समय समय पर विद्यालय स्वच्छता गोष्ठियां करवानी चाहिए। विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यालय के प्रत्येक कक्ष को स्वच्छ करवाकर सभी फर्नीचर साफ करवा देना चाहिए। जिस स्थल पर पेयजल की व्यवस्था हो उसके पास भी कूड़ा पात्र रखवा देना चाहिए जो प्रतिदिन साफ करवा देना चाहिए। शौचालय की स्वच्छता प्रतिदिन फिनाइल डालकर करवानी चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, विद्यालय संगठन के उद्देश्यों को लिखिए। तो विद्यालय संगठन के उद्देश्य हो जाते हैं, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग एवं शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का समुचित विकास करने की दृष्टि से विद्यालय संगठन का उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करते हुए इसे इस योग्य बनाना चाहिए कि वे भावी जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह सफलता एवं सच्चाई के साथ कर सके। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। शेष 4 सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, पदेन सचिव, लेखपाल, मिडवाइफ तथा प्रधान द्वारा नामित सदस्य होते हैं। इस समिति में 50% महिलाओं का तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता होते हैं। RTE 2009 के अधिकार कानून को लोगों को बताना, 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक तथा छात्र विद्यालय में समय पर आए यह सुनिश्चित करना, उपस्थिति व सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, विद्यालय में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना, ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, शाला स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। विद्यालय स्वच्छता में आप छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे। शाला स्वच्छता से आशय विद्यालय परिसर की स्वच्छता से, विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। शाला की स्वच्छता में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। छात्रों की इससे भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। छात्रों को स्वच्छ परिवेश का महत्व बताना चाहिए। उन्हें समय समय पर या माह में एक बार विद्यालय की सफाई तथा साज सज्जा दिवस मनाकर भी प्रेरित किया जा सकता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है। तो पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की भूमिका में अंतर को स्पष्ट कीजिए। निरीक्षण का अर्थ सरलता पूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना है और पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति हेतु साधनों को जुटाना है।
निरीक्षण समालोचनात्मक दृष्टि से किया जाता है। पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य संस्था को चलाने वाले शिक्षकों की दशा में उन्नति के उपाय पर ध्यान दिया जाता है और आपका निरीक्षण में हो जाता है। निरीक्षण का परिणाम बहुत अंशों में निरर्थक हो जाता है और पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण तथा उसके सुधार और मूल्यांकन की भी इसकी परिधि में आते हैं। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है? तो संचयी अभिलेख की उपयोगिता, संचयी अभिलेख विद्यालय में छात्रों की प्रगति प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। संचयी अभिलेखों को व्यक्तिगत एक एक छात्र की प्रगति में संदर्भित भी तैयार किया जाता है, जिससे स्नेह छात्र के निष्पादन का पता चल जाता है, यानी धीरे धीरे, है ना। विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है। इसे छात्र शिक्षक संघ, छात्र शिक्षक निरीक्षण, शिक्षक अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित तथा निरीक्षण करना पड़ता है। इन सभी प्रकार के संबंधों पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ती है। प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति तथा सफलता निर्भर है। यदि उसे शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षण के क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। शिक्षक कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है? साधारण स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय? साधारण स्पष्ट कीजिए। शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से आशय छात्रों में ऐसे कार्य करवाना जिससे कार्य की अपेक्षा खेल के गुण अधिक हो। इसमें मनोरंजनात्मक, क्रियात्मक, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, नाटक, अभिनय, गीत प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों से जहां एक और छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है। छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है? प्राथमिक विद्यालयों के पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें रखना उपयोगी होता है? तो छात्रों के लिए पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिन्हें छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। निर्धन छात्र पुस्तकालय से पुस्तकों उधार लेकर भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालय से छात्रों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं जिससे उसमें पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। उसके बाद है प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकें। तो प्राथमिक विद्यालय में मनोरंजनात्मक पुस्तकें रखी जा सकती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्टून पुस्तकें, चंपक, लघु कथाएं आदि पुस्तकें रखी जा सकती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न चित्रयुक्त अक्षरमालाओं, चित्रों पर आधारित पुस्तकें रखी जा सकती हैं। विद्यालय उन्नयन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक शिक्षण के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? तो विद्यालय के उन्नयन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षण के रूप में प्रयास, शिक्षक अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना कर सकता है। शिक्षक माह में एक दिन अभिभावक शिक्षक मीटिंग रख सकता है। शिक्षक विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर अभिभावकों को उसके बच्चों के निष्पादन को देखने के लिए आमंत्रित कर सकता है। शिक्षक विद्यालय स्थापना दिवस पर अभिभावकों को विद्यालय की प्रबंध कमेटी की अनुमति से आमंत्रित कर सकता है। शिक्षक फोन, चार्ट, डायरी आदि के द्वारा अभिभावक से वार्तालाप बनाए रख सकता है। पाठ से आगामी क्रियाकलापों की विशेषता बताएं। पाठ से आगामी क्रियाकलापों से छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार भाग करते हैं। पाठ से आगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में मिलजुल कर सहयोगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। पाठ से आगामी क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है और पाठ से आगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विद्यालयों को सलाह देना, सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना, सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना तथा साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना, सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए नए पाठ्यक्रम शुरू करना, सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना, सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षक शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना। पाठ से आगामी क्रियाकलापों का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ पाठ से आगामी क्रियाकलापों के आयोजन की आवश्यकता होती है। इनसे बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, प्रोजेक्ट कार्य, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय अभिलेख क्या है?
प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों और वित्तीय संसाधनों का रिकॉर्ड जिस अभिलेख में सुरक्षित रहता है उसे विद्यालय अभिलेख कहते हैं। विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है। विद्यालय अभिलेख का महत्व बताएं। विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी विभाग को भेजने के लिए अभिलेख की आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रगति और किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में विद्यालय अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय सारणी क्या है, इसका महत्व बताएं। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। महत्व समय सारणी होने से विद्यालय की सभी कक्षाएं अपने समय से चलती हैं। समय सारणी होने से प्रार्थना स्थल की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। समय सारणी होने से विद्यालय में अनुशासन बना रहता है। समय सारणी होने से संपूर्ण कोर्स समय से पूरा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, शैक्षिक प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका बताएं। तो शैक्षिक प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका हो जाती है नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाना, भवन निर्माण एवं मरम्मत कराना, वित्तीय संसाधनों को जुटाना, उनका सदुपयोग करना, विकलांगों, बालिकाओं, अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराना और विद्यालय श्रेणीकरण की सूचनाएं कहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं। NPRC, BRC, जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट पर। मीना मंच क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। तो मीना मंच आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। मीना यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित नाट्य है। 12 कैसेट में विभाजित शैक्षिक कार्यक्रम की नायिका है जो चुनौतियों का सामना करते हुए विद्यालय जाने में सफल होती है। इसी को लेकर मीना मंच का गठन किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं में नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास करना, बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए एक मंच देना, बालिकाओं में जीवन कौशल विकसित करना। ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले 2 केंद्रों के नाम बताएं तथा उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले 2 प्रमुख केंद्र इस प्रकार हो जाते हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र NPRC। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समन्वयक तथा सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर संकुल प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य इस प्रकार है, एकात्मिक कार्य, विद्यालय भ्रमण, विद्यालयों का श्रेणीकरण, गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रशासनिक, यानी क्वेश्चन नहीं ये पॉइंट है, प्रशासनिक कार्य। तो कार्य योजना बनाना, नियोजन, प्रबंधन, व्यवस्था। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताएं। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में निरंतर संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय प्रबंध किसे कहते हैं? पुस्तकालय प्रबंधन प्रत्येक विद्यालय हेतु आवश्यक है क्योंकि पुस्तकालयों के पुस्तकों के द्वारा बालकों के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं कि किसी विद्यालय के बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु पुस्तकालय प्रबंधन आवश्यक है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक संदर्शिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, साहित्य एवं मनोरंजन पुस्तकें, चित्रकात्मक पुस्तकें, विविध पत्रिकाएं तथा शब्दकोश का संग्रह होता है। पुस्तकालय का स्वयं उपयोग अध्यापकों द्वारा करना चाहिए तथा शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को पुस्तकालय के प्रयोग हेतु प्रेरित करें। पुस्तकालय शोरगुल से दूर एकांत में होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की विशेषता लिखिए। पाठ्य पठन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के चुनाव में बच्चों के परिवेश, उम्र, मानसिक स्तर, कल्पनाशीलता आदि पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास होता है। लॉग बुक क्या है? तो लॉग बुक एक प्रकार का विद्यालय अभिलेख है। लॉग बुक विद्यालय की डायरी है। इसमें विद्यालय की विशेष घटनाओं, योजनाओं, नई पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय घंटों, कार्य के घंटों आने वाली तथा भेजी जाने वाली सूचनाओं का विवरण, निरीक्षण, अधिकारियों तथा व्यक्ति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण, विद्यालय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले विशेष कारणों आदि का विवरण दिया जाता है। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। तो यह एक प्रकार का विद्यालय अभिलेख है। शिक्षक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान है या उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इससे वार्षिक एवं दैनिक क्रियाओं का विवरण रहता है। इसमें पाठ्य पुस्तक, उसका उद्देश्य, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है।
समय सारणी कितने प्रकार की होती है? तो समय सारणी 3 प्रकार की होती है, प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक की समय सारणी। इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है लर्निंग कॉर्नर क्या है? तो लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वो कोना होता है जिसमें शिक्षक से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। क्वेश्चन है, इसी में उद्देश्य है, इसको देख लेते हैं। शिक्षकों के कमी वाले विद्यार्थियों यानी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों में अवलोकन का गुण विकसित होता है, बच्चों में निष्कर्षण निकालने का गुण आ जाता है। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन किसे कहते हैं? तो शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन प्रत्येक विद्यालय हेतु आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण प्रभावी एवं रोचक होता है, जिससे विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री बिना शिक्षण अधूरी रह जाती। भिन्न भिन्न विषयों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष 500 रुपये TLM हेतु दिया जाता है। BRC एवं NPRC स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का निर्माण किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन किसे कहते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन से आशय विद्यालय प्रबंधन व प्रक्रिया, इसके अंतर्गत सीमित संसाधनों द्वारा कम समय में कम व्यय के साथ निर्धारण उद्देश्यों की संप्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय की भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन यदि कुशल है तो विद्यालय का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किन किन साधनों का समन्वय होता है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत निम्न 3 संसाधनों का समन्वय होता है। भौतिक संसाधन, तो भौतिक संसाधन में आपका हो जाता है TLM, उपकरण, साज सज्जा, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में कौन आते हैं? तो जैसे शिक्षक हैं, बच्चे हैं, समुदाय हैं, ये सब किस में आते हैं? तो ये आपके आते हैं मानवीय संसाधन। और वित्तीय संसाधन में कौन आते हैं? तो विद्यालय को उपलब्ध होने वाली धनराशि, है ना। तो इस तरह से कौन कौन से हो जाते हैं? भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन ये हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो विद्यालय प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाएं हो जाती हैं योजना, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण और निर्णयन। कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन से आशय देखिए स्पष्ट करना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत निम्न बातें आती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैठक व्यवस्था सीखने पर गहरा प्रभाव डालती है। कक्षा कक्ष का परिवेश स्वच्छ तथा अधिगम हेतु सुविधाजनक होता है। कक्षा कक्ष में TLM का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षक संदर्शिका से आज से पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकें, इसलिए शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, पूर्व विज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, TLM, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियां, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण रहता है। समय प्रबंधन का विवरण भी शिक्षक संदर्शिकाओं में किया जाता है। शिक्षकों को अनुसमर्थन देने हेतु विषयवार सभी शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण युक्तियों, सावधानियों, स्वयं करके सीखने के अवसरों का उल्लेख है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, या विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए, है ना, या उसका महत्व लिखिए। तो इस तरह से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2018, 2019, 2021 इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, ये आंसर आपका है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप शैक्षिक क्रियाकलाप कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, लोकगीत, नाटक, देशगान, नृत्य आदि क्रियाएं आती हैं। ये क्रियाकलाप बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने और उसका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित क्रियाकलाप सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं। उदाहरण धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहार मनाना, लोक नृत्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला, पिकनिक एवं
भ्रमण आदि। इसके माध्यम से विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं। धार्मिक त्योहारों अथवा जन्मदिन मनाने से छात्र अपनी संस्कृति के साथ साथ मनोरंजन की भी प्राप्ति करते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को जान पाते हैं। राष्ट्रीय पर्व। प्रत्येक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर अनिवार्य रूप से मनाए जाते हैं। इसमें समस्त अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी तरह बाल दिवस 14 नवंबर, सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर इन महान पुरुषों के योगदान की जानकारी बच्चों को प्राप्त होती है। इन पर्वों एवं जयंतियों को विद्यालय की गौरवशाली ढंग से मनाना चाहिए। इन अवसरों पर भाषण, वाद विवाद, नाटक तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट कर। प्रत्येक बच्चों में चिंतन, तर्क, कल्पना तथा सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु विभिन्न विषयों से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय में कराया जाना अपेक्षित है। उदाहरण: महापुरुषों के चित्रों का संकलन, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों आदि के चित्र का संकलन, भारत के राज्यों एवं राजधानियों की सूची बनवाना आदि। शैक्षिक भ्रमण पुस्तकों के द्वारा बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन बच्चे जब किसी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसके संबंध में उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान स्थायी होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण तथा औद्योगिक संस्थाओं का अवलोकन करना बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है और शैक्षिक भ्रमण द्वारा इन्हें सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होती है। वृक्षारोपण। बच्चों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सुंदरता के प्रति चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना आवश्यक है, अतः विद्यालय में बच्चों से वृक्षारोपण कराना आवश्यक है। उन्हें अपने घर में भी फल फूल के पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बीआरसी और एनपीआरसी समन्वयों के कार्यों का वर्णन कीजिए। बीआरसी एनपीआरसी समन्वयों द्वारा दिया जाने वाला शैक्षिक अनुसमर्थन इस प्रकार हो जाता है। विद्यालय कक्ष का शैक्षिक वातावरण शिक्षकों एवं बालकों की समय सारणी के अनुसार उपस्थिति, प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना को बदल कर करवाना, बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण कार्य में टीएलएम का प्रयोग, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, उपचारात्मक शिक्षण, भौतिक परिवेश, विद्यालय की स्वच्छता, श्यामपट्ट, मेज कुर्सी आदि की व्यवस्था, अभिलेख का रख रखाव, सामुदायिक सहयोग तो ग्राम शिक्षा समिति की बैठक, पीटीए तथा एमटीए की बैठक, बच्चों को विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित करना, ये हो जाता है शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्राथमिक स्तर पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन, मासिक बैठक। बीआरसी एनपीआरसी समन्वयों द्वारा 2 प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं: प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम, नियोजन कार्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर अनुभूति समस्याओं पर क्रियात्मक शोध कराना। प्रश्न आपका हो जाता है डाइट की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डाइट की संरचना और इसमें अथवा है, जनपद को अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने में डाइट की क्या भूमिका होती है। अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य बताएं। अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य व प्रमुख कार्य बताएं। तो इसमें आपका हो जाता है डाइट की स्थापना सन 1987 में की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। डाइट की स्थापना जनपद स्तर पर की गई। डाइट की संरचना, डाइट के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए 7 विभागों में सम्मिलित किया गया। सेवा, पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संसाधन इकाई, सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। डाइट के सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, उर्दू प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर डाइट मैटर का चयन, क्रियात्मक शोध पर बल देना, मूल्यांकन प्रपत्र निर्माण, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल और कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन। इस तरह से आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन तथा उद्देश्य बताएं। इसके अंतर्गत चलने वाली सहयोगी संस्थाओं का नाम तथा कार्य बताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं। SCERT के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हो जाता है तो आपका हो जाता है सन 1981 ईस्वी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: शैक्षिक गुणवत्ता में संवर्धन हेतु क्रियात्मक शोध कराना तथा क्रियात्मक शोध को प्रोत्साहित करना, सेवा पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर जोर देना, शैक्षिक नवाचारों को प्रेरित करना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं शैक्षिक संदर्शिकाओं का विकास करना।
SCERT के अंतर्गत चलने वाली प्रमुख सहयोगी संस्थाएं हो जाती हैं। SCERT के अंतर्गत चलने वाली प्रमुख सहयोगी संस्थाएं इस प्रकार है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। क्रियात्मक शोध पर जोर देना, BTC विशिष्ट तथा शिक्षा मित्र पाठ्यक्रम का विकास करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निर्देशन प्रदान करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का विकास करना। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। गणित तथा विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना, विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, विज्ञान में शोध कार्य पर बल देना, विज्ञान से संबंधित क्रियात्मक शोध पर जोर देना, विज्ञान से संबंधित कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन करना। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। उच्च प्राथमिक स्तरीय हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, उच्च प्राथमिक स्तरीय संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, हिंदी तथा संस्कृत विषयों से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने हेतु TLM का कार्य निर्माण करना, अंग्रेजी शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। शैक्षिक टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को चलचित्र के माध्यम से पढ़ाने के लिए CD तैयार करना यानी कराना, ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं परिषदों का नाम बताते हुए उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं परिषदों का नाम इस प्रकार है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय न्यूपा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का गठन 1961 ईस्वी में हुआ था। यह दिल्ली में स्थित है। इसके गठन में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र आदि शामिल हैं। फिर आपका हो जाता है यहाँ पे कार्य है। NCERT का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। NCERT नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। NCERT क्रियात्मक शोध पर जोर देता है। NCERT पाठ्य पुस्तकों के विकास में सहयोग करता है। यह केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान एवं 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के अलावा अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासनों के लिए प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशालाओं को आयोजित करता है। यह TLM आधारित प्रशिक्षण पर बल देता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का गठन 1995 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य हैं। यह सेवापूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। यह सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को प्रमाणित अप्रमाणित करता है। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों के स्तर का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय न्यूपा, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रधान निदेश अवकाश प्राप्त IMS अधिकारी होता है। इसका सचिव भी IMS होता है। शैक्षिक संवर्धन के लिए विस्तृत एवं प्रभावशाली पद्धति का निर्माण होता है। विभिन्न राज्यों के शिक्षा नियोजन हेतु मार्ग प्रशस्त करना, शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की योजना बनाना, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थानों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के मूल्यांकन में सहयोग देना।
क्षेत्रीय विकास हेतु बजट का प्रावधान रखना। बहुक्षेत्रीय शिक्षण क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताएं। इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। तो बहुश्रेणी शिक्षण को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। विभिन्न उपलब्धि वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, माध्यम और मंद गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता बच्चों को सीखने की गति का अलग अलग होना, बच्चों की उपलब्धि स्तर का अलग अलग होना। संचालित करने वाले मानवीय समूह। प्रथम समूह केवल शिक्षक आधारित समूह, द्वितीय समूह कुछ शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित समूह, तृतीय समूह एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर आधारित समूह, चतुर्थ समूह केवल मॉनिटर समूह, पंचम समूह छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह, षष्ठम समूह समुदाय आधारित समूह, शिक्षा समिति अथवा सेवानिवृत्ति मानवीय समूह। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है। बहुकक्षा शिक्षण का उदाहरण भी दीजिए। बहुकक्षा शिक्षण जैसा कि नाम से ही विविध है, वह कक्षा शिक्षण में जिसमें एक साथ कई कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बहुकक्षा शिक्षा का प्रमुख कारण है शिक्षकों की कमी तथा कक्षा कक्ष की कमी। बहुकक्षा शिक्षण को लागू करने का प्रमुख कारण है शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखना। विद्यालयों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कक्षाएं संचालित हो रही हैं तो कुछ कक्षाएं खाली होती हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। बहुकक्षा शिक्षण के द्वारा इस कमी को दूर किया जाता है। आवश्यकता बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षकों की कमी, कक्षा कक्ष की कमी। बहुकक्षा शिक्षण के सोपान, पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, समय विभाजन चक्र, बैठक व्यवस्था। शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण सामग्री का बालक मॉनिटर व बालक अध्यापक व बालक मूल्यांकन शिक्षण द्वारा। विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका बताएं। तो विद्यालय में समय में उपस्थित रहकर ज्ञानार्जन करना, अध्यापकों के आदेशों का अनुपालन करना, विद्यालय में गंदगी न फैलाना, विद्यालय में कमरों को सजा कर रखना, विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय में श्रमदान करना, अनुशासित ढंग से विद्यालय आना जाना, विद्यालय समाप्ति के बाद विद्यालय की देखरेख करना तथा गंदगी न फैलाने हेतु अन्य बच्चों को प्रेरित करना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य बताएं। तो खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व का वर्णन कीजिए। समय समय पर विद्यालय की जांच करना तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाना, विद्यालय जांच के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, विद्यालय में एमडीएम की गुणवत्ता की जांच करना, बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की जांच करना तथा अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करना, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, शौचालय, हैंडपंप आदि की साफ सफाई की जांच करना, प्राथमिक शिक्षा के विकास में संलग्न राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं अभिकरण कौन कौन से हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास में संलग्न राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं अभिकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन विद्यालय NUEPA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के नाम बताएं। तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हो जाती हैं राज्य हिंदी संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा में योगदान देने वाले जिला स्तर के अभिकरणों का नाम बताएं। तो प्रारंभिक शिक्षा में योगदान देने वाले जिला स्तर के अभिकरण हो जाते हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के नाम बताएं। तो खंड शिक्षा अधिकारी NPRC हो जाता है। यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्य बताएं। तो यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्य। प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए परीक्षा का आयोजन करना, विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए परीक्षा आयोजित करना, सेवारत प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए परीक्षा का आयोजन करना, BTC विशिष्ट के प्रशिक्षण को सफलता असफलता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी करना। क्वेश्चन आपका हो जाता है RTI 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर टिप्पणी लिखिए।
भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे हो जाता है आपका आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ, जिसका उपयोग करके हम सरकार से तथा किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। सूचना मांगने के लिए हमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजना पड़ता है, परंतु बीपीएल कार्ड धारक होने पर सूचना निःशुल्क देय है, परंतु इसके लिए हमें बीपीएल कार्ड का डिटेल देना होता है। सामान्य नियम, आरटीआई से हम कोई भी सूचना सरकार अथवा सरकार के किसी भी विभाग से मांग सकते हैं। आरटीआई से हम किसी भी दस्तावेज की जांच करा सकते हैं। आरटीआई में हम किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं। आरटीआई की धारा 6 ब्रैकेट में एक आवेदन लिखने की धारा है। आरटीआई की धारा 6 ब्रैकेट में 3 के तहत यदि आपका आवेदन गलत विभाग में चल गया तो वो विभाग इसको 6(3) धारा के अंतर्गत सही विभाग के 5 दिन के अंदर भेज देगा। और धारा 7 ब्रैकेट में 5 के तहत बीपीआई कार्ड धारक को आरटीआई शुल्क देय नहीं होता है। धारा 7 ब्रैकेट में 6 के तहत यदि जवाब 30 दिन के अंदर नहीं आता तो सूचना निःशुल्क दी जाती है। धारा 18 के तहत यदि कोई अधिकारी सूचना का जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारियों को दी जाती है। धारा 19(1) के तहत यदि आपका जवाब 30 दिन में नहीं आता तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को कर सकते हैं। धारा 19 ब्रैकेट 3 के तहत अगर आपकी प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील कर सकते हैं। एमडीएम मध्याह्न भोजन या मिड डे मील मीनू का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो मिड डे मील मीनू इस प्रकार है। दिन सोमवार रोटी सोयाबीन दाल की बड़ी युक्त सब्जी, मंगलवार चावल दाल, बुधवार दूध एवं तहरी, बृहस्पतिवार रोटी दाल, शुक्रवार तहरी, शनिवार चावल सोयाबीन युक्त सब्जी हो जाती है। दिनांक 24 जून 2015 से सरकार द्वारा मीनू से कड़ी चावल अथवा खीर को हटाकर 200 ml दूध या कोफ्ता चावल की व्यवस्था की गई है। दूध बच्चों को उबला हुआ देना है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। अद्यतन संशोधन बुधवार को एमडीएम में जब बच्चों को तहरी एवं दूध दिया जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 150 ml उबला दूध तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। मध्याह्न भोजन के लिए कन्वर्जन कॉस्ट पैसा प्राथमिक हेतु पहले प्रति छात्र 3.76 दिया जाता था, परंतु अब 3.86 हो गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कन्वर्जन कॉस्ट पहले 5.64 तथा परंतु अब छात्र 5.78 हो गया है। एमडीएम बनाने हेतु विद्यालय में रसोइयों की नियुक्ति की गई है। शर्त यह है कि वही रसोइया भोजन पकाएगी जिससे पाल्य इस स्कूल में पढ़ते हैं, यानी जिसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वही वहाँ पे रसोइये का काम कर सकती हैं। रसोइयों को प्रतिमाह 1000 रुपये मानदेय दिया जाता है। विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालें तो वर्तमान समय में विद्यालय की समस्या अत्यधिक व्यापक और जटिल हो गई है, क्योंकि आज छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। नई नई विधियों प्रविधियों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी में स्थान दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधुनिक मनोविज्ञान अनुसंधानों, बुद्धि एवं योग्यता परीक्षाओं का विद्यालयों में प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे विद्यालय के समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय भवन में तथा उसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। और उसके बाद आपका हो जाता है, विद्यालय भवन में खेल के मैदान के लिए चिकनी तथा पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उस उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हो। दीवार व मुख्य भवन पर सफेदी की हुई हो। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए।
फर्नीचर बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें हो जाती हैं। फर्नीचर का निर्माण कराते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है और उसकी अनुमानित आयु क्या होगी। फर्नीचर को विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए। फर्नीचर में कुर्सी की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि छात्र के पैर हवा में ना हिलते रहे, बल्कि फर्नीचर ऐसा हो जिससे पैरों को जमीन पर टिकाया जा सके। कुर्सी के सामने भी इतना स्थान होना चाहिए जिससे छात्र अपने पैरों की आवश्यकता पड़ने पर सुविधा के साथ फैला सके। जहां तक संभव हो प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था पंक्तिबद्ध रूप से हो, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वाले छात्रों के लिए बाधा ना बने। कुर्सी की सीट इतनी चौड़ी होनी चाहिए जिससे छात्र की जांघों की लंबाई का 2/3 भाग कुर्सी की सीट पर टिका रह सके। कुर्सी का अगला किनारा गोलाई युक्त हो जिससे रक्त वाहिनियों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। कुर्सी का पिछला हिस्सा हो जिससे छात्रों की कमर को थकने का सहारा ना मिल सके। डेस्क की ऊंचाई इतनी हो जिससे लिखते समय छात्रों को उचकने की जरूरत ना पड़े। डेस्क की ऊंचाई कुर्सी की ओर से इतनी होनी चाहिए कि वह छात्रों की नाभि को छुए। डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच हो। डेस्क तथा कुर्सी दोनों की टांगों की व्यवस्था ऐसी हो जिससे उनकी ऊंचाई 1/4 इंच के गुणकों में घटाया जा सके, जिससे प्रत्येक बालक की ऊंचाई के अनुकूल उसकी व्यवस्था हो सके। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपका इसमें हो जाता है विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व। छात्रों हेतु विद्यालय में उनकी संख्या के अनुपात में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए। लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक मूत्रालय होने चाहिए। प्रत्येक संडास में फ्लैश की व्यवस्था हो तथा पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। मूत्रालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए टाइल्स लगी होनी चाहिए। शौचालय की धुलाई नियमित रूप से होनी चाहिए। शौचालय की सफाई फिनाइल डालकर करवानी चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे शौचालय में शौचालय की उचित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है और बहुत से विद्यालयों में तो शौचालय हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो उनका रख रखाव इतना खराब है कि वहाँ दुर्गंध आती है। कुछ विद्यालयों में शौचालय के पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं होती, इसलिए वे बहुत ही गंदी स्थिति में होते हैं, जिसका बुरा प्रभाव विद्यालय के स्वच्छ वातावरण पर पड़ता है। गंदे मूत्रालयों में पेचिश, डायरिया, हैजा आदि रोगों के फैलने का डर बना रहता है। बच्चों को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे मूत्रालय के प्रयोग के बाद हाथ धोएं। कुशल शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। कार्य के प्रति समर्पण, छात्रों के साथ पक्षपात नहीं करना, छात्रों को पढ़ाने के साथ प्रेरित करना, छात्रों को स्वावलंबी होने की शिक्षा देना, विद्यार्थी की गलती को क्षमा करने की भावना रखना तथा उसकी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यों को बताएं। तो यहाँ पे हो जाता है प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना आचार्य नरेंद्र समिति की संस्तुति के आधार पर लीडर रोड इलाहाबाद में सन 1947 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पद निदेशक कहलाता है। इसमें वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक के भी पद सृजित किए जाते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक व व्यक्तित्व निर्देशन प्रदान करना। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्य। इस संस्था के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: निर्देशन, प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, चयन कार्य, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, प्रशिक्षा का आयोजन, शोध कार्य, परियोजना, प्रकाशन कार्य, अनुवर्ती कार्य। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपनी सेवाओं के विस्तार करने, उन्हें सर्वसुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों की मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना, छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना, छात्रों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देता है। जिला चिकित्सालय
संपूर्ण प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में विशेष डॉक्टरों की समिति होती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विकलांगों के लिए विकलांगता आदि का परीक्षण करके सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्रदान करती हैं। यह विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा आदि प्रदान करने की संतुष्टि करती है एवं उन्हें तथा अन्य जनों को भी व्यावसायिक परामर्श देती है। कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण हेतु आप अपना विचार दीजिए। अनुशासनहीनता के निवारण विद्यालय तथा वर्गों में सीमित छात्र संख्या, छात्र अध्यापक संपर्क, शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा उसके उद्देश्य में सफलता, अध्यापक एवं अध्यापन का स्तरोन्नयन, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, किशोरावस्था के अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, विद्यालयों में राजनीतिक दलों का प्रवेश निषेध, स्वस्थ वातावरण, परीक्षा प्रणाली में सुधार। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंध समिति के कुल 15 सदस्य में से 11 अभिभावक और बाकी 4 नामित सदस्य होते हैं। पंचायत क्षेत्र के बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना, पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना, ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना, बेसिक स्कूलों उनके भावी और उपकारों यानी उनको भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना, बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। क्वेश्चन हो जाता है, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मानवीय प्रबंधन भी धन के प्रबंधन का ही एक दूसरा रूप है। यदि मानवीय शक्ति योग्यता का व्यक्ति उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेता है तो उसका धन व्यय कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में धन का बाहर न जाना भी धन का आना माना जाता है। मानवीय प्रबंधन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन में प्रत्येक सदस्य की योग्यता का आकलन करके ही उसका प्रबंधन करना चाहिए। मानवीय योग्यताओं का प्रयोग करते समय भी कार्य का बंटवारा संतुलित रूप से करना चाहिए। योजना का निर्माण एवं मानवीय शक्ति का प्रबंधन बहुत ही सोच समझकर क्षमताओं के आधार पर करना चाहिए। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से पूर्व प्रत्येक सदस्य की योग्यता को चिन्हित करना चाहिए। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? विद्यालय पर्यावरण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके जन सामान्य को प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को पोर्टल एवं पर्यावरण संबंधी विधियों को प्रत्येक रूप से दिखाकर समझना, नगर गांव एवं मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाना आदि हो जाते हैं। शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं? लिखिए। विद्यालय के प्रति शिक्षक के मुख्य कार्य हैं कि वो छात्रों को सही प्रकार से शिक्षा दे, अपने विषय को रुचिकर बनाकर पढ़ाए और अपने विषय का अध्ययन करके और नई खोज करे, शिक्षा संबंधी सहायक वस्तुएं एकत्रित करना तथा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताएं। नवीन शिक्षकों को विद्यालय वातावरण और परंपरा आदि का ज्ञान देकर विद्यालय के साथ सामंजस्य में उनकी सहायता करना। तो ये हो जाता है, यहाँ तक आप लोगों का अब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। प्लस आप लोगों का जो सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है राजन सीरीज का, ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग इसके जो 2016 से 2022 तक के आए हुए क्वेश्चन से उनको सॉल्व करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।